Hello everyone. Today I am going to explain Shanghai Cooperation Organization. It is very important international organization, intergovernmental organization. So we will look when it come in existence, and we will also look some of the important points related to it. और हाल ही में इसकी बैठक भी हुई थी. 24th summit also concluded. So we will also look a little bit about that as well. Then we will look in India's perspective as well, and how many members of this organization. We will also look that, and if any new member uh, came in this organization, we have to also remember that thing. तो थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में रखना बहुत जरूरी. थोड़ी क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हमेशा ही ये न्यूज़ में बना रहता है, तो इसको हमको एक अच्छी खासी इस पे पकड़ बना करके रखनी पड़ेगी. तो संघाई कोऑपरेशन, ये एक, तो पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है. आप लोग सभी लोग जानते हैं बीजिंग कहाँ पे है. बीजिंग वो आगे मैंने लिख रखा है, सॉरी. तो बीजिंग बीजिंग कहाँ पे है. बीजिंग चाइना में है, चाइना का कैपिटल है. और इसका नाम जो है संघाई कोऑपरेशन इस वजह से पड़ा क्योंकि जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो संघाई में हुई थी. संघाई इज वन ऑफ द मेजर सिटी ऑफ चाइना. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस, लाइक हाउ इट स्टार्टेड. ओरिजिन्स, यस, एक्चुअली इसकी जो पहली बैठक हुई थी, जो इसका पर्पस था कि जब रसिया का डिसोल्यूशन शुरू हुआ 1991 में, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनने लगे. तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके कंसर्न को एड्रेस करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था. और ओरिजिनली इसको ना संघाई 5 की तरह देखा जाता था. तो संघाई 5 में हम देखेंगे कितने मेंबर होते हैं. और इन 2001 में ये संघाई कोऑपरेशन के रूप में एक नया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एग्जिस्टेंस में आया इन चाइना में. और इसमें जो ओरिजिनली जो मेंबर थे, ओरिजिनली वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान, ये फाउंडिंग मेंबर बोले जाते हैं. और उज्बेकिस्तान ने इसको जो है 2001 में ज्वाइन किया इसको. फिर उज्बेकिस्तान इसको बाद में ज्वाइन करता है और 6th मेंबर बनता है. और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वी हैव टू रिमेंबर कि कजाकिस्तान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, नॉट वन ऑफ द, इवन बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और हम जानते हैं कि करीब 45 या 46 के आसपास ऐसी कंट्री हैं जो लैंडलॉक हैं. तो कजाकिस्तान वन ऑफ देम. तो वो बिगेस्ट कंट्री है. और इसकी जो, ये कितनी पॉपुलेशन को होल्ड करती है, ये 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को होल्ड करती है. 22% ये लैंड एरिया को होल्ड करती है टुगेदर, अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में. और 20% जीडीपी, कितना मिसमैच है इसमें. इसीलिए एशिया को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होल्ड करती है. टू बिगेस्ट कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना इटसेल्फ, वो बहुत सारी पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं. चाइना नंबर 1 पे, हालांकि बहुत सारे रिपोर्ट अब ये आ रहे हैं कि इंडिया ने उसको ओवरटेक कर लिया है. दैट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर, हम लोग देखते हैं कि कई बार ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा अच्छा है. नहीं, ये ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल 2.4% ऑफ वर्ल्ड की जो लैंड है वो है. और हमारे पास लगभग 17% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन हम होल्ड करते हैं. लगभग 8 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं. तो 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये होल्ड करता है. 22% ये लैंड मास, लैंड एरिया को होल्ड करता है. 20% इसकी कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो जीडीपी. ये सब मेंस में लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब पॉइंट. फिर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो देर आर टू ऑफिशियल लैंग्वेज. वन इज चाइनीज एंड अनदर इज रसिया. और इसका जो सेक्रेटरीट है, एज आई टोल्ड यू, लाइक बीजिंग में है इसका सेक्रेटरीट. तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे संघाई से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर संघाई है. तो लोग कई बार जो AI, जो उससे कई बार कंफ्यूज करते हैं. AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वो बीजिंग, वो भी बीजिंग में ही है, लेकिन वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो उसका बैंकिंग वाला जो है वो संघाई में है. तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ये बीजिंग में है. तो एक ये चीज़ हो गई. फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ये सी, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है कि इसके हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है. और ये साल में केवल एक बार मिलते हैं. इसके जो हेड्स हैं स्टेट के, वो एक बार मिलते हैं, हेड ऑफ स्टेट.
काउंसिल, हेड ऑफ स्टेट मतलब जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे होंगे, जैसे मोदी जी हो गए, इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, और वो लोग एक बार मिलते हैं। और काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ये जो होता है, ये सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है ऑर्गेनाइजेशन की, जो इस पे मिलती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड रेगुलर मीटिंग, जो इसके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो रेगुलर मीटिंग को होल्ड करते हैं। इवन जब ये 24th समिट अस्ताना में हो रहा था कजाकिस्तान में, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग की थी कि जो लद्दाख के साइड में प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और काफ़ी उस पर बात भी हुई, लेकिन कोई बहुत ठोस ऐसा आउटकम्स नहीं आए। तो अभी भी वहाँ पे एस्केलेशन है ही। तो एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जिसे रैट्स बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बेस्ड इन ताशकंद में ये बनाया गया था। और टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसका पर्पज भी प्राइमरीली जब ये फॉर्म हुआ था, जब फाइव संघाई फाइव के रूप में, तो इसका पर्पज यही था। और कि मतलब इस तरीके के और बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, और इसीलिए बाद में इसको एक ये बना दिया गया, एक और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ही, स्ट्रक्चर ही बना दिया गया कि इसको कैसे इस प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। नाउ कम्स टू 2024 समिट was concluded in Astana. Astana is a capital of Kazakhstan. या नूर सुल्तान इज आल्सो कैपिटल, लेकिन उसका नाम कई बार मतलब चेंज होता जा रहा है, कि एक बार उसका रखा फिर अभी इसका कर दिया। और ये कौन सी समिट थी? वी हैव टू आल्सो रिमेंबर फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन 24 इट वाज 24 समिट। हाउ वी विल रिमेंबर? देखो 2024 में हुआ है, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। और इसी में एक और इंडिया के साथ इसका क्या एसोसिएशन रहा है, तो इंडिया 2005 में एस को ज्वाइन करता है एज ए ऑब्जर्वर कंट्री। और इस 2017 में अस्ताना में जब यहीं पे जब हो रहा था, जो अभी अस्ताना में हुआ है, तो अस्ताना में जब समिट हो रही थी 2017 में, तो इसको फिर ऑब्जर्वर के स्टेटस से इसको अपग्रेड कर करके परमानेंट मेंबर बना दिया गया। इसका एक्चुअली फॉर्म करने का मतलब क्या था, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया के मैटर को डिस्कस करेगा, एशिया में एक, क्योंकि और इसको एक तरीके से और भी देखा जाता है कि क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ज़्यादातर वेस्ट से डोमिनेटेड हैं, यूएसए से डोमिनेटेड हैं, और क्या बोलेंगे, यूरोप से डोमिनेटेड है। तो वो वहाँ पे एशिया वाले लोगों को उतनी चलती नहीं है जितनी चलनी चाहिए। तो वो एक अलग, और इसको क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें जो कंट्रियां हैं, तो वो यूएसए के अपोज में आपको दिखेंगी। जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, ईरान अभी मेंबर बना है नवा, और बेलारूस भी बना है। तो ये सब ऐसे मेंबर हैं जो ज़्यादातर, और इसको और तो 2017 में बना, और इंडिया इसमें 5 न्यू पिलर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया। फोकस ऑन कोऑपरेशन इन एसईओ, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, traditional medicine, of course, India promoting traditional medicine on different platforms, digital inclusion, youth empowerment and shared Buddhist heritage। ये बुद्धिस्ट हेरिटेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। इसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक कई सारा एंगल होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने का। तो बुद्धिस्ट इज वन ऑफ देम, क्योंकि बुद्धिस्ट बहुत सारी कंट्रियाँ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। हाँ, इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया में क्योंकि इसकी ओरिजिन है, और हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट को ही फॉलो करते हैं। 2 न्यू मैकेनिज्म इन एससीओ, स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। इसको बनाया गया एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वर क्रिएटेड इंडिया यूनिवर्सिटी। ये दोनों केवल इंडिया की वजह से ही इसमें आया है। और एक चीज़ और ये हमेशा याद रखेंगे कि जो काशी है, वाराणसी, तो इसको पहला एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया था 2022-23 के लिए। और अभी जो चाइना जो है, ये जो अगली नेक्स्ट ईयर जो समिट होगी, तो चाइना चेयरमैनशिप को होल्ड करेगा। और इसके लिए ये जो किंग डाओ, ये जो शहर है चाइना का, इसको टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया है 2024-25 के लिए। ये चाइना का एक शहर है, तो ये नाम अभी अगले 1 साल तक न्यूज में रहेगा, तो इसको हमको याद में रखना है। फिर इसके मेंबर्स कंट्रीज की बात करें, इसमें जो प्रेजेंट मेंबर हैं एससीओ के, तो हमें याद रखना पिछले साल तक 9 थे। ईरान जो है लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, नवा मेंबर बना था। अभी बेलारूस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है, तो बेलारूस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। पहले ज्वाइन किया था 5 तो फाउंडिंग मेंबर थे,
और एक चीज़ ये हमेशा रखेंगे, इसमें कई बार आपको दे सकता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और ये भी याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान डू नॉट बिलीव इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो केवल यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का वो ग्रुपिंग में बिलीव नहीं करता। तो वो किसी जैसे आपको बहुत ही रेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखेगा, नहीं तो वो किसी का मेंबर नहीं बनता। दे डू नॉट बिलीव इन ग्रुपिंग, तो वो किसी के मेंबर नहीं बनते। एक और कंट्री है यूरोप का, वो भी किसी का मेंबर नहीं बनता। तो हम इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान अगर आप याद रखते हैं तो इजिली वी कैन, ये इसी से कंफ्यूज भी कराएंगे जब भी एग्जाम में पूछेंगे, तुर्कमेनिस्तान ही पूछेंगे। तो और दो ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में रखे गए हैं, याद रखोगे पहले इंडिया भी ऑब्जर्वर था 2005 में, लेकिन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को मेंबर बना दिया गया। ये सातवां आठवां जो मेंबर है, ये इंडिया और पाकिस्तान, इनको बनाया गया था। रसिया की वजह से इंडिया को मेंबर बनाया गया था, और चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है इंडिया को, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए तो पाकिस्तान वुड बी देयर, तो वो पाकिस्तान को फिर लाए। नाइन्थ डायलॉग पार्टनर्स, और ये जो है नाइन्थ नौ जो है डायलॉग पार्टनर, एक अजरबैजान, आर्मेनिया, ये लगभग जहाँ रहते हैं वहाँ इकट्ठे ही रहते हैं और आपस में लड़ते भी रहते हैं इंडिया पाकिस्तान की तरह। यहाँ भी इनके प्रॉब्लम्स बहुत गहरे हैं। और इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, नेपाल, सऊदी अरेबिया, टर्की, श्रीलंका, ये सारे डायलॉग पार्टनर हैं। और जो अभी 2022 में प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग द स्टेटस ऑफ डायलॉग पार्टनर, जो प्रोसीजर स्टार्ट की गई है वो 2022 में, वो बहरेन, ये भी अरब का ही कंट्री है। एक कुवैत भी है, वहीं का है। मालदीव्स, मालदीव्स को हर कोई जानता है, हमारा नेबर है। म्यांमार, और एक यूनाइटेड, ये भी यूएई, जो बहुत ही फेमस नाम है। और ये सीओ समरकंद में जब हुआ था, तो वहाँ पर इन सबको ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बात की गई थी। डायलॉग पार्टनर की बात की गई थी, सॉरी, मैंने ऑब्जर्वर की बात कह दी। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि इज वन ऑफ फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील विथ सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्राइमरली हैज एशियन मेंबर, कि एशिया के ही मेंबर हैं ये सिक्योरिटी मैटर के डील। इंटरनेशनल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है प्रोबेबली, कि जो इंडिया के सिक्योरिटी मैटर को डील करता है। और इसमें रीजनल हैवी वेट जैसे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, एक रसिया, चाइना, इंडिया भी इसमें बहुत बड़ी कंट्री है, जो अल्टरनेट टू वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर की, ये वेस्ट ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। क्योंकि ये अपनी ये तीन कंट्रियां जो हैं, इसमें मैंने इंडिया भी होना चाहिए, इंडिया इज ऑल्सो बिग कंट्री, तो इंडिया 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 भी है हमारा। तो इंडिया जो है ये बड़ी कंट्री का, और ये वेस्ट को चैलेंज करते हैं कि आप ही नहीं हो, देर इज अनदर वर्ल्ड एज वेल, और वो है एशिया। एशिया में ये तीन कंट्रियां बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, और पूरे वेस्ट को चैलेंज करते हैं। अलॉन्ग विद ब्रिक्स, ये ब्रिक्स भी इसमें है, टू कंट्रीज आर सीन पोजिशनिंग अगेंस्ट यूएस इन्फ्लुएंस, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ता जा रहा है, वो हर जगह पहुंच करके अपनी कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं हमेशा। और इसमें यूएसए एससीओ रिसेंट एक्सपेंशन, और ये जो रिसेंट एससीओ का, जैसे ईरान और बेलारूस को जो है देखा गया है एक्सपेंशन के रूप में, ये डिटेरिएटिंग यूएस रिलेशन विद रसिया, की जो रसिया और चाइना के साथ यूएस का रिलेशन जो हाईलाइट्स हुआ है 2022 में, रसिया और यूक्रेन वॉर की वजह से और यूएस चाइना ट्रेड टेंशन की वजह से, वो ऐसा देखा जा रहा है कि ये दोनों प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही इनको दो कंट्रियों को और इंक्लूड किया गया है, ईरान और बेलारूस को। तो ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि ईरान इंक्लूजन इन एससीओ 2023 वाज सीन एज मूव टू इनहांस द ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस एंड काउंटर यूएस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। तो यूएस को काउंटर करने के लिए इन सब मेंबर को आगे बढ़ाया है दोनों कंट्रियों में, रसिया और चाइना ने। क्रिटिसिज्म ऑफ एससीओ, तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें एक्चुअली जो चाइना और रसिया हैं, ये दो बहुत बड़ी कंट्री हैं, और इंडिया भी बहुत बड़ी कंट्री है। इनकी आपस में ही अभी जो है ना, केवल दिख रहा है कि ऑल्दो डिस्पाइट डिक्लेरेशन ऑफ लिमिटलेस, की ये हमारी फ्रेंडशिप जो है लिमिटलेस है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत, क्योंकि दोनों अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक दूसरे को कंपटीशन भी फेस कर रहे हैं कि हम हैं सुपर बॉस एशिया के। तो उस तरीके का भी एक जो है पावर टसल, इंटरनल पावर टसल देखने को मिलता है। और इंडिया तो टसल में बिलीव करता नहीं, क्योंकि इंडिया की अपनी पॉलिसी है भाई, जियो और जीनो दे, लेकिन हाँ उंगली मत करो इधर, वो वाली पॉलिसी है। तो चाइनीज हेजमनी एससीओ एज ए प्लेटफॉर्म इज सीन बाय वेस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू
फॉरवर्ड चाइनीज इंटरेस्ट। और इसमें चाइना की हेजमनी को दिखाने की वो जो वेस्ट का एक अलग प्रोपेगेंडा होता है कि ये आगे निकल गए, वो पीछे चले गए, ये डर गए, वो सब एक अलग ही कहानी है उनकी। राइवलरीज बिटवीन एससीओ के मेंबर के बीच में बहुत सारे राइवलरीज हुए हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाक, इंडिया चाइना, उनमें भी राइवलरी है। चाइना चाइना रसिया, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब के बीच में, वो भी एक बड़ा कंसर्न करते हैं कि ये सीओ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने से रोक रहे हैं। एक चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रखा है, इसका भी बहुत विरोध होता है, क्योंकि ये अननेसेसरी इतना ज़्यादा डेट दे देते हैं किसी कंट्री को, इतना ज़्यादा कर्ज दे देते हैं कि बाद में वो कंट्री उसको पे ही नहीं कर पाती, और फिर उसमें अपना जो है उसकी सॉवरेनिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उस कंट्री को। ये जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको बीआरआई भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिसिज्म कर रहा है और एसईओ को कमज़ोर करने की तरह देखा जा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट वाज रिलेटेड टू एसईओ। आई डिस्कस्ड ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स, मेंबर ऑफ एसईओ, और कैसे ये काम करता है, और एक मोटा मोटा व्यू हमने इसके देखा। इसके मेंबर जो है पीसीएस के लिए तो केवल ये दो कंट्री के नाम हमें बहुत ज़रूरी है याद करना, और ये याद रखना है कि बेलारूस को भी न्यूली किया गया है। और एक ये जो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, किंग डाओ, ये नाम हमें याद होना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा ये लेक्चर? प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल।